नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जैसे स्वच्छता अभियान व योग नई सरकार की ब्रांडिंग के अनहोने कदम है, वैसे योजना आयोग का नीति आयोग में बदलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सोच में मील का पत्थर था। हिसाब से योजना आयोग को खत्म किया जाना चाहिए था। नौकरशाही बहुल ये संगठन कुल मिलाकर समाजवादी आर्थिकी के कबाड़ का प्रतीक है, मगर नरेंद्र मोदी ने उसे खत्म नहीं किया। उसका नाम बदला, उसके मकसद बदले और उसमें नए चेहरे बैठाए। यह सब कुछ हुए काफी समय गुजर गया है, लेकिन नीति आयोग का होना या ना होना मतलब नहीं रख रहा है। नीति आयोग की छाप नहीं छूटी है। हिसाब से सरकार का सर्वाधिक ध्यान आर्थिक एजेंडे पर है। विदेश से निवेश लिवा लाने की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मेक इन इंडिया से लेकर राज्यों को संसाधनों के ट्रांसफर जैसे 10 काम हैं, जिसमें नीति आयोग का नीतिगत मार्गदर्शन झलकना था। बहुतों का मानना था कि जैसे चीन दुनिया की नामी कंपनियों को रिझाने के लिए संस्थागत ढांचे में काम करता है, वैसा शायद नीति आयोग का रोल बने। दरअसल चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने विकास और आर्थिकी को लेकर जो ब्लूप्रिंट रोड मैप सोचा था, उसमें नीति आयोग का भी विजन रहा होगा। उस अनुसार बात नहीं बनी है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। केंद्र सरकार विवादित भूमि अधिग्रहण बिल को स्थगित कर सकती है। सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव तक इसे टाला जा सकता है। हालांकि उसके बाद भी सरकार इसे पास कराने के लिए साझा सत्र बुलाने के मसले पर दुविधा में है, क्योंकि अगले साल 5 राज्यों के चुनाव हैं। इसमें जमीन मामले को लेकर बेहद संवेदनशील पश्चिम बंगाल जैसा राज्य भी शामिल है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पास कराने के लिए संसद का साझा सत्र भी बुला सकती है। लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार के ज्यादातर मंत्री मान रहे हैं कि भूमि बिल पास कराने के लिए साझा सत्र बुलाने का आइडिया ठीक नहीं है। कैबिनेट की बैठक में कई मंत्रियों ने इस बारे में बेबाकी से अपनी राय रखी, इसलिए इसे थोड़े समय के लिए स्थगित करने पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार इससे निकलने का रास्ता खोज रही है। विपक्ष के विरोध की वजह से बिल छोड़ने से सरकार की किरकिरी होगी, इसलिए सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े संगठन, खास तौर से भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच के विरोध के बहाने इस मसले को टाला जा सकता है। सरकार को यकीन हो गया है कि साझा संसदीय समिति में जैसी कार्यवाही चल रही है, उसमें सहमति बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार को इस बारे में फैसला करना है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ कर दूर की कौड़ी खेली है। उन्होंने एनडीए के सहयोगी और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को सीएम का अच्छा दावेदार बताकर उनकी तरह चारा फेंका है। लालू प्रसाद को पता है कि एनडीए के सहयोगियों में कुशवाहा ही ऐसे नेता हैं जो सीटों का सम्मानजनक समझौता नहीं होने पर अलायंस से अलग हो सकते हैं। कुशवाहा के साथ लालू प्रसाद की अपनी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। लोकसभा चुनाव से पहले भी दोनों नेताओं के बीच बात हुई थी। भाजपा पर दबाव बनाने के लिए कुशवाहा ने रांची के होटवार जेल में जाकर लालू प्रसाद से बात की थी। माना जा रहा है कि दोनों के बीच अब भी बात हो सकती है। राजद के जानकार सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद अब भी जदयू के साथ सीट बंटवारे को लेकर आशंकित हैं। इसलिए उन्होंने कुशवाहा की तारीफ करके एक दांव खेला है। यह संकेत दिया गया है कि अगर यूपीए में लालू की और एनडीए में कुशवाहा की मनमर्जी से सीटों का बंटवारा नहीं होता है, तो दोनों साथ आ सकते हैं। लालू प्रसाद का ये बयान कुशवाहा के लिए भी काफी काम आएगा। वे इस बहाने भाजपा पर दबाव डाल सकते हैं, तो कुशवाहा की नाराजगी का फायदा उठाकर लालू भी नीतीश के ऊपर ज्यादा सीटों का दबाव बनाएंगे। किसी मुकाम पर ऐसा दांव जीतन राम मांझी को लेकर भी खेला जा सकता है। आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी अपने आप को बचाने के लिए सबको फंसाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक एक करके ऐसे खुलासे शुरू कर दिए हैं जिनसे कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दर्जनों पदाधिकारी संदेह के घेरे में आ जाएं। इसका फायदा ये होगा कि सब एक दूसरे को बचाने में लग जाएंगे, फिर सारे मामले पर लीपापोती हो सकती है। जानकार सूत्रों का कहना है कि इसी रणनीति के तहत सुषमा स्वराज का मामला सामने आने के बाद
मोदी की टीम ने वसुंधरा राजे से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस सांसद और आईपीएल के मौजूदा कमिश्नर राजीव शुक्ला पर निशाना साधा। अब ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे पिछली यूपीए सरकार के अनेक बड़े मंत्रियों के बारे में पता चला है कि वे ललित मोदी के मेहमान रह चुके हैं। इसी तरह बीसीसीआई और आईपीएल में सब कुछ अरुण जेटली की मर्जी से होने का बयान देकर ललित मोदी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि आईपीएल सीजन 2 में जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी उनको थी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर लंदन में ललित मोदी से मिले थे। यह मामला भी सार्वजनिक हो गया है। जिस समय यह मुलाकात हुई थी उस समय के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी इस मामले से निशाने पर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले ही दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। चौहान ने कहा कि एक बड़े प्रभावशाली नेता ने यह मुलाकात कराई थी। उनका साफ इशारा शरद पवार की ओर था। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को पास कराने के लिए सरकार संसद का साझा सत्र बुला सकती है। उन्होंने कहा कि अगर राज्यसभा में ये विधेयक पास नहीं होता है तो सरकार साझा सत्र बुलाने पर विचार कर सकती है। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि साझा सत्र बुलाने की नौबत आएगी। जेटली ने कहा कि भारत में अगले चरण के आर्थिक सुधारों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल का पास होना जरूरी है। अमेरिका के दौरे पर गए जेटली ने स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च में अपने भाषण में कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ये महत्वपूर्ण सुधार हो। उन्होंने कहा कि 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था उसने गाँव के विकास में बाधा पैदा की है। जेटली ने कहा कि भारत की 55% आबादी गाँव में रहती है। उन्होंने भूमि बिल पास कराने के लिए साझा सत्र बुलाने की कोई समय सीमा बताने से बचते हुए कहा कि इसकी नौबत शायद नहीं आएगी, सरकार इसे राज्यसभा में पास करा लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, इसलिए वो इसका पास होना सुनिश्चित करेगी। कर्नाटक सरकार आखिरकार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को बरी करने के कर्नाटक के हाई कोर्ट के फैसले को आज कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार की ओर से वकील जोसेफ एरिस्टोटल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने जयललिता को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करने की अपील की है और साथ ही जयललिता को अयोग्य ठहराने वाले फैसले को फिर से बहाल करने को कहा है। इस याचिका में ये आरोप भी लगाया गया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया था। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने बेंगलुरु की निचली अदालत के एक फैसले को निरस्त करते हुए जयललिता को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने जयललिता को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी और 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की हर संभव मदद करने को कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की मदद करने के लिए अगले कुछ हफ्तों में कई बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं की घोषणा कर सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत के आर्थिक भविष्य के विषय पर अपने संबोधन में कहा कि बिहार अपार संभावनाओं वाला राज्य है, लेकिन वहाँ बहुत कम उद्योग हैं, जबकि मानव संसाधन बहुत हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि की बड़ी संभावना है। जेटली ने कहा कि देश के न्यायोचित विकास के लिए बिहार की मदद करना जरूरी है। एक भारतीय अमेरिकी नागरिक रमेश यादव के पूछे सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि बिहार को बड़ी मदद दी जाएगी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि ये चुनाव पूर्व पैकेज है। गौरतलब है कि बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी की मदद करने के मामले में भाजपा सांसद कीर्ति आजाद के बाद एक दूसरे सांसद ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने ललित मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ललित मोदी को भगोड़ा करार देते हुए कहा कि उसकी मदद करना गुनाह है। हालांकि उन्होंने ललित मोदी की मदद करने वाली सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि ऐसे आदमी से मिलना या उसकी मदद करना गुनाह है। उन्होंने मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया के भी ललित मोदी से मुलाकात को गलत बताया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि भारत में कर आकलन करने वाली एजेंसियां ललित मोदी और दुष्यंत सिंह की कंपनियों के बीच हुई लेनदेन की जांच करती रहेगी। इससे पहले जेटली के हवाले से खबर आई थी कि उन्होंने दोनों कंपनियों के बीच हुई लेनदेन को वाणिज्यिक लेनदेन करार दिया है। इस पर विपक्ष ने उनकी जमकर आलोचना की और कहा कि उन्होंने दुष्यंत सिंह को क्लीन चिट दी है। जेटली ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उनके बयान की गलत व्याख्या की जा रही है। किसी को क्लीन चिट देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में एजेंसियां अपना काम करती हैं और इस मामले में भी वे अपना काम करते रहेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
नामी अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को जब नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया तो तुरंत टेक ऑफ की उम्मीद बंधी थी। पनगड़िया और विवेक देबरॉय नई सोच के प्रतिनिधि माने गए तो नई सोच नए ढर्रे का आशावाद भी बना। लेकिन आईएएस नौकरशाहों ने इनकी और इनके आयोग की हैसियत हवा हवाई बनवा दी है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान बताने के क्रम में जिन कामों का जिक्र किया उनमें एक बड़ा काम नीति आयोग का गठन होना बताया। कई दूसरे लोग और आर्थिक जानकार भी इसे एक क्रांतिकारी कदम मानते रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आने के बाद से नीति आयोग अपनी कोई उपयोगिता साबित नहीं कर पाया है। आयोग की चर्चा होती रही है, लेकिन आमतौर पर नेगेटिव कारणों से। करीब 6 दशक से चल रही योजना आयोग को खत्म करना बड़ा साहसिक फैसला था। योजना आयोग अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा चुका था और बदली ही आर्थिक व दूसरी परिस्थितियों में उसकी प्रासंगिक भूमिका नहीं दिख रही थी। इसलिए तमाम नई सोच के जानकारों ने उसे खत्म करने का स्वागत किया। उसके ज्यादातर अधिकार वित्त मंत्रालय को दे दिए गए, इसलिए उसकी जगह किसी नई संस्था की जरूरत शायद ही किसी ने महसूस की। पर नरेंद्र मोदी ने उसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया, लेकिन आयोग या पनगड़िया दोनों की कोई भूमिका नहीं बन पाई है। आयोग के ज्यादातर कर्मचारी भी अपनी भूमिका नहीं समझ पाए हैं। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है। नाम से ही जाहिर है कि नीति आयोग की भूमिका नई चीजों को प्रोत्साहित करने और नीति बनाने की है, लेकिन बुनियादी ढांचे के मंत्रालय से लेकर आर्थिकी और वाणिज्य मंत्रालय तक के मंत्री अपनी नीतियों के हिसाब से काम कर रहे हैं। रेल या दूसरी किसी मंत्रालय ने अगर नीतियों में बदलाव की जरूरत महसूस की तो उसके लिए उसने नीति आयोग से संपर्क नहीं किया, बल्कि अपनी स्वतंत्र रूप से कमेटी बनवाकर उससे सिफारिश मंगवाई। नीति आयोग ने मुख्यमंत्री की उप समितियां भी बनवाई हैं, लेकिन इनकी बैठक को भी ज्यादातर मुख्यमंत्री गंभीरता से नहीं लेते हैं। पिछले दिनों ऐसी ही एक उप समिति की बैठक प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें आधा दर्जन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अलग इस संस्था को फेल करने में लगे हैं। बहरहाल नीति आयोग ने कुछ बड़ी पहल की है, जैसे केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही सामाजिक विकास की योजना में कटौती की पहल की गई है। अभी इस तरह की 72 योजनाएं चल रही हैं। इनमें कटौती के लिए बनी उप समिति की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ इस मसले पर बैठक की। आयोग की सीईओ सिंधुश्री खुल्लर ने प्रदेशों से संपर्क कर इस दिशा में काम किया है। इसके नतीजे को लेकर भी संदेह है। जिस तरह योजना आयोग गरीब का पैमाना और गरीबों की संख्या तय करने के विवाद में उलझा, उसी तरह नीति आयोग भी उलझा है। माना जा रहा है कि आयोग ये सिफारिश कर सकता है कि देश की 40% आबादी को गरीब माना जाए। अगर ऐसी कोई सिफारिश होती है तो गरीबों की संख्या 50 करोड़ पहुंच जाएगी। बहरहाल ऐसे कुछ कामों के अलावा अभी तक आयोग ने अपनी छाप छोड़ने वाला कोई काम नहीं किया है। देश को बदलने और नीति बनाने में इसकी कोई भूमिका अभी तक नहीं बनी है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नीति आयोग पर चर्चा करेंगे। अपना मानना है कि नीति आयोग का मामला मोदी सरकार में अफसरशाही के हावी होने का प्रमाण है। बाहर से अर्थशास्त्री विशेषज्ञ आकर नीति बनवाए, यह कैबिनेट सचिव, प्रमुख सचिव कैसे संभव होने दे सकते हैं। तभी अरविंद पनगड़िया को कैबिनेट की आर्थिकी मामलों की कैबिनेट कमेटी में भी उपस्थिति नहीं बनवाई। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों की जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, नीति आयोग का पुनर्गठन जो हुआ था उसके साथ सरकार की आर्थिक सोच को लेकर भी कई तरह के कयास थे। एक तरह से नीति आयोग सरकार की नई आर्थिक सोच का प्रतीक था। उस नाते क्या नीति आयोग में जो कुछ अभी तक हुआ, जो कुछ है, घटनाएं, जितनी बहस है, तमाम बातें, उसमें लगता कोई नई सत्व तत्व वाली बात है या क्या मामला हुआ ये? मुझे लगता है कि नीति आयोग जब बनाया गया था प्लानिंग कमीशन की जगह पर, तो उसको एक तरह से सरकार के थिंक टैंक में और सरकार की नई आर्थिक सोच को प्रतिबिंबित करने वाले, और अरविंद पानाग्रहिया की वहां पर नियुक्ति भी ये दिखाने के लिए थी कि दो, जगदीश भगवती और अरविंद पानाग्रहिया, ये दो जो एक नई
आर्थिक नीति सोच जो ये सरकार जिसको सब्सक्राइब करती है उसको जाहिर करने वाले, और वो जब वाइस चेयरमैन के रूप में आए तो ये माना गया कि इससे, क्योंकि कई बार संस्थाओं का कद और उनका दायरा और उनका प्रभाव उसमें जो बैठे हुए लोग हैं उनसे भी तय होता है। तो इस मामले में भी अगर आप देखें तो सरकार ने जो घोषणाएं की थी शुरू में कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो, इसमें इसको कहा गया कि ये टीम इंडिया है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया। लेकिन पिछले 5 महीने में जो इसकी पूरी गतिविधियां और जो इसको काम सौंपा गया है और जो कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है, उसको लेकर के सचमुच में ये चिंता होती है कि क्या सचमुच में जो इसके बारे में पहले सोचा गया था और जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया गया था उसकी तुलना में कहीं एक छोटा सा आप कहें कि एक टास्क फोर्स जैसा जो जिसकी बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है नीति निर्माण में या नीति में इनपुट देने में, ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिवाय 1-2 मामलों में जिसमें देखिए जैसे विवेक देवराय की एक रिपोर्ट आई है रेलवे के मामले में, पर वो विवेक देवराय कमेटी थी, वो नीति आयोग नहीं, पर वो नीति आयोग में भी है, ये भी बात सही है, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट आई है, तो अब अगर इस लिहाज से देखें तो जो काम भी सौंपा गया है उसको, उसमें भी कोई बहुत बड़ा ऐसा काम महत्वपूर्ण नहीं है जिसको लेकर के कहा जाए कि सचमुच में नीति आयोग की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है आने दिन। उसमें ये नहीं लगता है कि कुल मिलाकर ये जो केंद्र सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी, जो आला अफसर है, वो इसको जकड़न कर देते कि बाहर से कोई विशेषज्ञ आए या बाहर से आए, क्योंकि मोंटेक सिंह आलूवालिया तो कैबिनेट मीटिंग तक में जाते थे, मतलब अरविंद पनगड़िया और इनको कैबिनेट की तो बात दूसरी, आर्थिक कमेटी के अंदर भी उनकी उपस्थिति नहीं है। नहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ने इसको पंचर किया? ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा मैं समझता हूं कि इसमें राजनीतिक नेतृत्व का भी सवाल है। और अगर आप जैसे देखिए अरविंद पानागरिया जैसे अर्थशास्त्री को आप बुला के ले आते हैं और उसको जब नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाते हैं तो उसको वो दर्जा होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए कि जो तभी उसकी आवाज सुनी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जैसे एक सरकार में भी कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन ये है कि जो अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, क्या योजना अभी है या खत्म हो गई? ऐसा सरकार की तरफ से शुरुआत में आया कि अब योजना का कोई मतलब नहीं है और योजना ना गैर योजना खर्चों को खत्म कर दिया गया, सारे वो अधिकार वित्त मंत्रालय को शिफ्ट कर दिए गए जो कल तक वित्त मंत्रालय ये योजना आयोग के पास थे। अब इस स्थिति में जो अब उसकी एक तरह से मध्यावधि समीक्षा होनी है उस पंचवर्षीय योजना की, अगर उसको जारी रहना है तो राज्यों का कहना है कि वो जारी रहे। उसके आधार पर नीति आयोग की एक बैठक में यह तय भी हो गया कि हाँ उसकी समीक्षा की जाए, पर अभी उस पर बहुत काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसी रिपोर्टें आ रही है कि हाँ उसके बारे में ऐसा नीति आयोग से रिपोर्ट आ रही है कि वो काम लगभग हो गया है, लेकिन उसके लिए जो एक राजनीतिक दिशा मिलनी चाहिए कि वो रिपोर्ट किस रूप में ले जानी है वो अभी तक नहीं मिल रही है। तो ये जो कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं नीतियों के स्तर पर सरकार में और उच्च स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व में जो एक मैं समझता हूं कि भिन्नता है कि क्या हम बड़े पैमाने पर और बड़े रिफॉर्म्स की तरफ और तेजी से बढ़ें या ग्रेजुअल, जो आपने वित्त मंत्री के बयानों में सुना होगा कि हम ग्रेजुअल जाएंगे। वो अपनी जगह, लेकिन बुनियादी तौर पर तो ये सोचा गया था कि नीति नाम को देने के साथ में नीति बनाने का काम आपके अनुसार किन विषयों में, कुछ 5-6 महीनों में कुछ नीतिगत मामले में कोई नीति के लेवल पर भी कुछ सोच विचार कुछ झलका है क्या? अब देखिए नीति के मामले में जो बड़ी अपेक्षाएं थी कि बड़े सुधारों, अब वो कितने जरूरी हैं ये कहना अभी उस बहस का विषय है, लेकिन जिन पर जो सरकार नीति आयोग ने सुधार को लेकर कुछ सुझाव दिया, वो क्या है वो मामला? उन्होंने कोई, क्योंकि उनको कुछ तरह का काम नहीं दिया गया है जिस पर वो कोई बड़े सुझाव दे सके। लेकिन जैसे ये चर्चा थी कि राजस्थान में जो लेबर रिफॉर्म किए गए उसके पीछे अरविंद पानागरिया की भूमिका थी, लेकिन वो लेबर रिफॉर्म केंद्र के स्तर पर आने पर जिस तरह के राजनीतिक विरोध हुआ और उसको लेकर के राजनीतिक नेतृत्व जिस तरह से अभी सतर्कता बरत रहा है, या इसी तरह से और जो बड़े रिफॉर्म के सवाल हैं उनको लेकर के, जैसे ट्रेड रिफॉर्म्स को लेकर के है। अब ट्रेड में अगर आप रिटेल ट्रेड के ही सवाल को लीजिए, एक बहुत ही ऐसा सवाल है जिस पर बीजेपी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो अगर इन सब सवालों को लें और अरविंद पानागरिया की जो सोच है उसको लें, क्योंकि वो तो एक तरह से बड़े और व्यापक रिफॉर्म्स के पक्ष मतलब वो तो एक बड़े कैनवास को लेकर आए थे, बड़ी सोच को लेकर आए थे, लेकिन क्योंकि उसी की वकालत वो करते रहे। वो और जगदीश भगवती इसी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन अब अगर यहां आकर के एक तरह से उनको एक ऐसी सरकार के सामने जो कह रही है कि हम ग्रेजुअली बढ़ेंगे और कोई हम बड़े इस तरह के रिफॉर्म, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स को ध्यान में रखना। अब जैसे एक योजना, ये नीति आयोग का एक उप समूह है जो मुख्यमंत्रियों के साथ, वो है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको रैशनलाइज करने को लेकर के। अब जैसे
उसमें आप लीजिए कि ये जो अभी तक नरेगा है, नरेगा को लेकर के सरकार की क्या नीति है। पहले ये चर्चा थी कि नरेगा खत्म कर दिया जाएगा, पर नरेगा के बारे में खुद प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि हम इसको जारी रखेंगे और कांग्रेस की सरकार के एक फेलियर के रूप में जारी रखेंगे। लेकिन हाल के दिनों में मानसून के कारण उसकी एक जरूरत सी महसूस हो रही है कि शायद उसकी उपयोगिता बन जाए। जिस तरह से किसानों की आत्महत्या की खबरें आने लगी, रूरल डिस्ट्रेस की बात हो रही थी, उसमें शायद उसकी उपयोगिता भी समझ में आने लगी। तो सरकार में जो शुरुआती उत्साह और एक जोश था, और उत्साह जोश था नीतिगत सोच में, वास्तविक जो रियलिटीज का सामना कर रहे हैं, नहीं तो वो ये अल्टीमेटली ये नहीं लगता है कि वो सिस्टम ने उनको एक रियलिटी का एहसास करा के बांध दिया पूरा मामला। बिल्कुल, और यही जो दिखाई पड़ रहा है नीति आयोग के अंदर जो एक, क्योंकि देखिए वहां भी ब्यूरोक्रेसी और बाकी तो सब कुछ वही है, ढांचा पुराना ही है। और एक तो देखिए कि जैसे 3 लोग उसमें मेंबर हैं, योजना आयोग में 8 सदस्य थे, लेकिन इसका जो भारी भरकम ढांचा बना दिया गया, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थे एनडीसी, उसकी जगह टीम इंडिया ये लेके आ रहा है। तो अभी उसको लेकर के भी कंफ्यूजन है। हालांकि 5 महीने हुए हैं और कई, लेकिन एक उससे दिशा और वो तो सब जाहिर हो रही है। जितना बड़ी भूमिका उसकी सोची गई थी कि नीतियों के निर्माण में वो एक अगुवाई करेंगे, वो उसके बजाय मुझे लगता है कि वो एक कुल मिला जुला करके एक पीछे से कुछ इनपुट वगैरह देने वाले और संस्थान के रूप में सीमित होकर के रहते जा रहे हैं। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।